हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सो टुडे आई एम हेयर विद अ न्यू टॉपिक एंड इट इज ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो बच्चा, हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। तो ह्यूमिडिटी क्या है और रेनफॉल क्या है, कैसे होती है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वी विल first we know about the humidity और moisture। ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर क्या है वो जानेंगे। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, किस तरह से होती है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि रेनफॉल कैसे होती है और स्नोफॉल कैसे होता है। तो फर्स्टली वी नो अबाउट द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी कैसे फॉर्म होती है, किसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वो वाटर वेपर के पार्टिकल्स या फिर वो वाटर के पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कैसे? अब ह्यूमिडिटी बनती कैसे है, ह्यूमिडिटी कैसे फॉर्म होती है वो देखिए। ये क्या है, ये यहाँ पर वाटर बॉडीज हैं। तो वाटर बॉडीज का जो वाटर है, चाहे वो लेक है, रिवर है या फिर पोंड है, सन की रेज यहाँ पर आ रही है वाटर बॉडीज पर, और वाटर बॉडीज पर आ रही है तो क्या हो रहा है कि जो वाटर है या एयर है वो कैसी हो रही है, वार्म अप हो रही है। तो वो ऊपर उठना शुरू करती है। तो यहाँ से जो एयर है वो ऊपर जा रही है, एटमॉस्फेयर में ऐसे उठकर जा रही है। अब ये जो एयर ऊपर जा रही है वो अकेले नहीं जा रही है, अपने साथ क्या लेकर जा रही है, अपने साथ वो जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर वेपर हैं उसको लेकर जा रही है। यहाँ से कहाँ पर लेकर जा रही है, एटमॉस्फेयर में ऐसे लेकर जा रही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। ये है वाटर वेपर, ठीक है, ये वाटर वेपर हो गया। अब ये जो वाटर है जब ये एटमॉस्फेयर में पहुंचा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था इसीलिए तो हीटअप हो रही थी, एयर ऊपर जा रही थी। तो टेम्परेचर कम होने से क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर कम होने से बादल फॉर्म हो गए, है ना। जब वो गर्म हवाएं यहाँ पर जाकर मिली तो यहाँ पर बादल फॉर्म हो गए और बादल से बारिश, इसको बोलते हैं क्या, इवापोरेशन। ये बारिश हो गई तो ये या तो रेनफॉल होगा या फिर होगी वो स्नोफॉल, है ना। ये क्या है, ये बादल फॉर्म हो गए और इससे बारिश हुई। अब बात यहाँ पर आती है कि ह्यूमिडिटी क्या है। ये इवापोरेशन तो हो गया, वाटर वेपर चले गए एटमॉस्फेयर में और वहाँ पर जाकर इवापोरेशन हो गया, बादल बन गए और क्लाउड्स बन गए, बारिश हो गई। बात हम कर रहे हैं ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वो क्या है, जैसे हम बात करें कि ये यहाँ पर ये क्या है, एयर है, यहाँ पर ये एयर है, और एयर के अंदर ये दूसरे कलर से दिखाती हूँ, ये यहाँ पर छोटे छोटे से वाटर वेपर हैं। ये क्या है, ये वाटर वेपर है ना, एयर और वाटर वेपर। तो ये जो वाटर वेपर हैं ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, गैस के रूप में होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जो हमेशा हवा में फ्लोट करते रहते हैं, जो हमेशा हवा में
एयर में फ्लोट करते रहते हैं और इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर और द वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, इट इज नॉन एज द ह्यूमिडिटी, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। चलिए, सो अगर ये जो वाटर वेपर हैं, जो रेड कलर से नजर आ रहे हैं ना, ये वाटर वेपर बनाए हमने, तो ये जो वाटर वेपर हैं अगर इनकी क्वांटिटी एयर में ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर इनकी क्वांटिटी एयर में कम होगी तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी। अब ये जो ह्यूमिडिटी है, ये जो ह्यूमिडिटी है वो बनती कहाँ पर है, कहाँ पर होती है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कहाँ पर पाई जाती है? जो कोस्टल प्लेन्स हैं, ह्यूमिडिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? जो कोस्टल एरियाज हैं। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं? जो वाटर बॉडीज के आसपास होते हैं। एंड रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है, और वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दें कि आप जैसे गर्मी में आप कूलर चलाते हैं, तो कूलर की जहाँ पर, जिस रूम में आप कूलर की हवा जा रही है वहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी होगी कि उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन होगा, जो वहाँ की एयर होगी उसमें चिपचिपापन होगा दूसरे रूम्स के मुकाबले। तो जो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर पसीना आपका सूखेगा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपका पसीना जल्दी से सूख नहीं पाएगा। क्यों नहीं सूख पाएगा? ह्यूमिडिटी प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन अलग अलग होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और ह्यूमिडिटी कम कहाँ पर होती है? ह्यूमिडिटी डिक्रीज कम कहाँ पर होती है? जहाँ पर ड्राई एरियाज हैं, जो ड्राई एरियाज हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होगी। जैसे जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, तो वहाँ पर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, जो लिप्स हैं वहाँ पर उनमें क्रैक हो जाएंगे। अब जो मॉइस्चर की कैपेसिटी है, जैसे यहाँ पर आप खड़े हुए हैं और आपको क्या हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये एटमॉस्फेयर है वो आपका जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको नहीं ले पाएगा। मतलब आपका जो पसीना है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो पसीना बहुत देर में सूखता है। बहुत देर में क्यों सूखता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के पास उतना स्पेस नहीं है कि वो आपके पसीने को इवापोरेट कर सके, उसको उड़ा सके। तो इसीलिए क्या होगा कि पसीना बहुत देरी से सूखता है। वहाँ जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर पसीना बहुत देर से सूखता है, वहाँ पर बहुत चिपचिपी गर्मी होती है, अनबीरेबल गर्मी होती है। ह्यूमिडिटी को हम दो टाइप से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? टू टाइप से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे। ह्यूमिडिटी एक क्या है? एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब कि टेम्परेचर में कितनी ह्यूमिडिटी है। दूसरी क्या है? दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये एयर हो गई, और एयर के अंदर ये 1 मीटर, इसके अंदर जो ये है ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी बना दी मैंने। वाटर वेपर दिख रहे हैं आपको, ये वाटर वेपर है। तो ये ह्यूमिडिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है उसकी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की? तो जो 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम है उसमें कितना वाटर वेपर है, ये जो पूरा 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम है इसमें टोटल कितना वाटर वेपर है, कितने वाटर
मॉलिक्यूल्स हैं उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो 1 क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर होगा उसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वहीं पर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो चीज़ों में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, हम रेशो में इसको बता रहे हैं। तो रेशो में कैसे बताएंगे, तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब एयर के अंदर जो भी वाटर वेपर हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑफ द एयर। तो ये जैसे एयर हो गई, ये एयर है और इसके अंदर जो वाटर वेपर हैं इसको हम H2A से डिनोट कर देते हैं कि इस टाइम में कितने वाटर वेपर हैं एयर के अंदर, और उस एयर की कैपेसिटी कितनी है, कितने और वो एयर वाटर वेपर ले सकती है सेम टेम्परेचर पर और सेम प्रेशर पर, एयर प्रेशर पर। जैसे जो ये एब्सोल्यूट एयर है, यहाँ पर 30 हम अगर मान ले कि 30 क्या है, 30% मॉइस्चर है, 30% ह्यूमिडिटी है, लेकिन जो एयर है उसकी कैपेसिटी है कितनी, 60, उसकी कैपेसिटी है 60 का मतलब वो 30 और ले सकती है। तो ये कितना हुआ, तो इसका मतलब जो ये है, ये वाली जो एयर है उसने तो सिर्फ 50% ही मॉइस्चर है ना, तो 50% मॉइस्चर उसके पास है और 50% वो और ले सकती है। तो इसको हम कहते हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि नॉर्मली यही हवा कितना और वाटर वॉल्यूम या वाटर वेपर को कैरी कर सकती है, यही हवा कि उसी टाइम पर जो एयर चल रही है उसमें कितना मॉइस्चर है, इसको हम कहते हैं कि इस टाइम पर जो एयर चल रही है, जो हवा चल रही है उसमें इस वक्त कितना मॉइस्चर है और वही हवा कितना मॉइस्चर कैरी कर सकती है, मतलब कितना मॉइस्चर और ले सकती है उसी टेम्परेचर पर और उसी प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी डिफरेंस को हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई होप जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो समझ में आ गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो अब इस टाइम पर एयर फ्लो हो रही है, ब्लो हो रही है, हवा चल रही है, उस एयर में कितना मॉइस्चर है, उस एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, और वही एयर उसी टेम्परेचर पर और उसी एयर प्रेशर पर कितना मॉइस्चर कैरी कर सकती है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना मॉइस्चर वो कैरी कर सकती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई होप जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपको समझ में आ गई है। तो अब वो जो एयर की कैपेसिटी है, कोई भी एयर कितना एयर वाटर कैरी कर सकती है, कितना वाटर वेपर ले सकती है, कितना झेल सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस एयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर की मॉइस्चर लेने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी, और अगर एयर का टेम्परेचर कम होगा तो वही उसकी वाटर वेपर को कैरी करने की कैपेसिटी भी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है और अब उसके पास जगह नहीं है कि वो और ज़्यादा वाटर वेपर को कैरी कर सके, क्योंकि वो पहले से ही मॉइस्चर से भरी हुई है। तो एक टेम्परेचर उस टाइम पे ऐसा आ जाता है, एक टेम्परेचर ऐसा हो जाता है जब हवा के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स अब नहीं जा सकते, कोई भी वाटर वेपर नहीं जा सकता है, और हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ड्यू पॉइंट। क्या कहेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट बोलेंगे। ड्यू पॉइंट्स का मतलब है कि उस एयर को जितना वाटर वेपर लेना था उतना वो ले चुकी है, अब वो और वाटर वेपर उस टेम्परेचर पर और वाटर वेपर नहीं ले पाएगी। अगर इस ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर जरा सा भी कम हुआ, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ, तो यही जो वाटर वेपर हैं वो
कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। और करीब आने के बाद क्या होगा, वो जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या होगा, पास आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया और टेम्परेचर कम होने से ही पास पास आते चले जाएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे और पास आएंगे। और ये जो वाटर वेपर हवा में फ्लोट हो रहे थे, अब वो एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे और जुड़ने के बाद वो कन्वर्ट होने लगेंगे लिक्विड में। अब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे और इसी को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या है इसको देखते हैं अब। ह्यूमिडिटी को मेजर किससे किया जाता है? जो ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है क्या, ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। क्या कहा जाता है? ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। इससे क्या मेजर की जाती है? इससे ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। अब हम बात करें किसकी, मॉइस्चर की, कि मॉइस्चर कब, सॉरी, अब हम बात करें किसी, कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन कब होता है? जब वही जो एयर जो ड्यू पॉइंट्स पर, जब एयर अपने ड्यू पॉइंट्स पर पहुंच जाती है। ड्यू पॉइंट्स पर कब पहुंचती है? कि जब एयर में और मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। कंडेंसेशन का मतलब है कि जो वाटर वेपर एक साथ जुड़ने लगे, जो पहले अपनी गैसियस फॉर्म में थे और फ्लोट हो रहे थे एयर में, अब वो क्या करते हैं, अब वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, बहुत पास आने लगते हैं। ये वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स से या एयर वेपर से अब ये और पास पास आने लगते हैं ऐसे, और पास पास और पास और पास और पास, ऐसे ऐसे पास पास आने लगते हैं। तो ये कन्वर्ट होने लगते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और जुड़ने के बाद ये कन्वर्ट होने लगते हैं लिक्विड फॉर्म में। अगर ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो ये रेनफॉल करते हैं, और अगर ये स्नोफॉल में कन्वर्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, तो ये स्नोफॉल करते हैं। या तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं या फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन कब होता है? कि जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है, जब ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ड्यू पॉइंट्स और इससे टेम्परेचर अगर कम हुआ, टेम्परेचर जरा भी कम हुआ, तो कंडेंसेशन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। So condensation is the process in which water vapor in the air change into liquid form or in the solid form. It is known as a condensation. अब ये किस में कन्वर्ट होने लगते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं? ये ड्रॉप्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये वाटर की बूंदे बनाना शुरू कर देते हैं, ड्रॉप्स। अच्छा, इस कंडेंसेशन और एक तरीके से हो सकता है कि जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं और ये क्या हो रहे हैं, एयर में फ्लोट हो रहे हैं, तो जो वाटर वेपर हैं, जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे कि उनको एक सरफेस चाहिए ना चिपकने के लिए। कंडेंसेशन हो रहा है तो उनको एक सरफेस चाहिए चिपकने के लिए। तो वो जो डस्ट पार्टिकल हैं उसके ऐसे चारों तरफ वो क्या करना शुरू कर देंगे, चारों तरफ उसके ऐसे चिपकना शुरू कर देंगे। और जब चिपकना शुरू कर देंगे तो क्या क्या बनाएंगे, वो ड्रॉप बनाएंगे। ऐसे करके वो ड्रॉप बनाएंगे। वो और ड्रॉप बनाकर क्या होगा, या तो वो सॉलिड होगी या फिर वो लिक्विड। सॉलिड होगा तो स्नोफॉल होगा, और अगर लिक्विड होगा तो रेनफॉल। तो जो कंडेंसेशन है वो समझ में आ गया कि कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन कहाँ पर होता है? जब वार्म एयर, ये वार्म एयर है ना, ये वार्म एयर है, और यहाँ पर अगर कोल्ड एयर है तो ये वार्म एयर क्या होगा, वार्म एयर ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और वार्म एयर जब ऊपर उठेगी तो किसके साथ मिलेगी? ठंडी एयर के साथ मिलेगी। कोल्ड एयर के साथ मिलकर वो कंडेंस होना शुरू करेगी, सैचुरेटेड होना शुरू करेगी। तो कंडेंसेशन कब होता है? जब एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्या होता है, सैचुरेटेड फॉर्म में होता है। कंडेंसेशन होता है अगर एटमॉस्फेयर पूरी तरह से 100%
सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि हवा में के अंदर, एयर के अंदर जितना वाटर वेपर आ सकता था उतना वो वाटर वेपर ले चुकी है। वो कहाँ पर आ चुकी है? वो अपने ड्यू पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। वो अपने ड्यू पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है। इसके बाद वो और मॉइस्चर नहीं ले पाएगी। इट इज नोन एज द कंडेंसेशन। ये है हमारा कंडेंसेशन। वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, जब कंडेंसेशन होता है तब वो क्या बनाता है? तब वो बनाता है ड्यू, मिस्ट और क्लाउड। ड्यू, मिस्ट एंड क्लाउड्स, ये फॉर्म होते हैं जो वाटर वेपर है। और वाटर वेपर कंडेंस कब होता है? जो वाटर वेपर है वो कंडेंस कब होता है? जब एयर बिल्कुल, जो एयर है वो बिल्कुल सैचुरेटेड होती है। सैचुरेटेड इट मीन्स हवा के अंदर जितना मॉइस्चर आना था वो आ चुका है, अब वो और नहीं ले पाएगी। और ये किसी भी कोल्ड सरफेस से जब टकराती है, जब कोल्ड सरफेस से टकराएगी तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। और कंडेंसेशन करने के बाद क्या फॉर्म करेगी? ये ड्यू और फ्रॉस्ट। ड्यू और फ्रॉस्ट। ड्यू कब होगी? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब ड्यू बनेगा। ड्यू का मतलब होता है ओस। जब रेनी सीजन में हम सुबह सुबह उठते हैं तो प्लांट्स के ऊपर, उसकी पत्तियों पर, प्लांट्स के छोटे छोटे पौधों के ऊपर पानी की बूंदें जमी होती हैं, उसी को हम बोलते हैं ड्यू, ओस। उसी को हम ओस बोलते हैं। और फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कब बनता है? फ्रॉस्ट जैसे बहुत, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब होता है फ्रॉस्ट। जब वाइट वाइट सा जमा होता है पेड़ों पर, जिसको हम पाला भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। तो इवापोरेशन जब कंडेंस होता है तब बनाता है क्या? ड्यू, मिस्ट और क्लाउड, ये सब बनाता है। और ये कब बनते हैं? जब एयर पूरी तरह से सैचुरेटेड होती है, उसके अंदर जितना मॉइस्चर होना था वो हो चुका है। अब हवा इतनी ठंडी हो गई है कि वो क्या करती है? वो मिस्ट बनाती है, फोग बनाती है। और फोग या फिर मिस्ट, मिस्ट और फोग क्या होता है? मिस्ट का मतलब धुंध और फोग का मतलब कोहरा। जब सर्दियों में सुबह सुबह हम लोग उठते हैं और हमें बहुत विजिबिलिटी नहीं नज़र आती है, अनविजिबिलिटी। अनविजिबिलिटी का मतलब कि नज़र नहीं आता है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, धुंध होती है। जैसे ये ग्राउंड है हमारा और ये ग्राउंड की एयर, ग्राउंड, और जब ग्राउंड की जो एयर है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो क्या बनता है? तो बनता है मिस्ट और फॉग। मिस्ट और फॉग। जब जैसे यहाँ पर आप खड़े हैं और यहाँ पर ये गाड़ी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा? अनविजिबिलिटी होगी, विजिबिलिटी बहुत कम होगी, ये आपको व्हीकल्स नज़र नहीं आएंगे। जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है, जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब फॉग कम होता है तो उसको बोलते हैं मिस्ट, और जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, उसको बोलते हैं हम फोग। इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं सर्दियों में। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धुंध होती है, फोग होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और यही कंडेंसेशन जब कहाँ पर होता है? जब ये आसमान में होता है, जब ये बहुत ऊंचाई पर आसमान में होता है तब बनते हैं क्लाउड्स। तब क्या फॉर्म होते हैं? तब फॉर्म होते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या है? क्लाउड्स को देखिए, क्लाउड्स को समझ लेते हैं। अब देखिए क्या देखना हमें? क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या हैं और क्लाउड्स कैसे बनते हैं? तो क्लाउड्स आर मासेस ऑफ सुपर कोल्ड ड्रॉपलेट्स। सुपर कोल्ड ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में
जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती है ना, ये बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी बनती हैं और बनकर और मिलकर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्लाउड्स को बनाती हैं। और इन्हीं क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं। और ये इतनी छोटी होती हैं, इतनी छोटी हैं होती हैं, जैसे फ्लोर होता है ना बच्चा, आटा आटा होता है, तो आटे का जो एक पार्टिकल होता है, जो एक कण होता है, उसके बराबर और उससे भी छोटी, बहुत छोटी होती हैं। और इसीलिए इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं और हमेशा हमेशा एयर में फ्लोट करती रहती हैं, तैरती रहती हैं। और जब ऐसी जगह से, जब बहुत सारे एयर क्रिस्टल्स व एयर में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और ऐसी जगह से जब एरोप्लेन निकलता है, एरोप्लेन गुजरता है, तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि वो एरोप्लेन कहाँ से जा रहा है, वो बादलों से जा रहा है। कि ये बादल हैं, किससे, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, आइस क्रिस्टल्स है ना, आइस क्रिस्टल। और जैसे सपोज ये क्या है, ये एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन जब यहाँ से गुजरता है ना, यहाँ से, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहाँ से निकल रहा है, ये बादलों के अंदर से निकल रहा है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और जो लोग एरोप्लेन के अंदर बैठे होते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल बादलों के बीच से जा रहे हैं, बादलों के बीच से निकल रहे हैं। तो अभी हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अभी हमने कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स बनाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं? तो क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा है साइरस, CIRRUS, साइरस। साइरस क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा थिन, विस्पी और हाइट पर बने होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर बने होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। और ये लगभग 16,000 टू 49,000 फीट की हाइट पर बनते हैं। कौन से? साइरस। ये देखिए, एक इमेज मैंने दिखाई है इसकी, साइरस की इमेज देखिए, इस तरह के देखने में वो लगते हैं। एंड नेक्स्ट की हम बात करें तो वो है क्या? STRATUS, स्टेटस। स्टेटस क्लाउड्स। स्टेटस क्लाउड्स क्या होते हैं? जो लो लेइंग होते हैं, लो लेइंग क्लाउड्स और लार्ज ग्रे कलर के मोस्टली होते हैं, एंड ब्रिंग रेन और स्नोफॉल। और इनसे क्या होता है? या तो स्नोफॉल होता है और या फिर रेनफॉल, जो इस तरह के बादल होते हैं। और ये लगभग 0 टू 7,000 की फीट की हाइट पर बनते हैं। वहीं पर हम बात करें जो थर्ड टाइप्स के क्या होते हैं, जो थर्ड टाइप के हमारे क्लाउड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस। वो क्या है? क्यूमुलस। क्यूमुलस कैसे होते हैं? बहुत ही मैसिव, बहुत ही ग्रेट एल्टीट्यूड पर बने होते हैं, मैसिव होते हैं, बिग एंड कैसे होते हैं? बिग एंड पफी, बिग पफी बॉल्स ऑफ कॉटन। मतलब देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कॉटन की बॉल हो, जैसे कॉलीफ्लावर, गोभी, उसकी तरह के कुछ कुछ नज़र आते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया पफी बॉल्स ऑफ कॉटन। ये देखो इमेज मैंने दिखाई है, लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे कि कॉटन की बॉल हो उस तरह के। और ये 1,000 टू 7,000 की फीट पर बनते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे क्लाउड्स के टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? साइरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस। तो ये 3 तरह के क्लाउड्स बनते हैं। तो ये हमारा क्लाउड्स ख़त्म हो गया है। तो आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर। कोई डाउट्स होने नहीं चाहिए। फिर भी अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट भी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक एंड इट विल बी
precipitation. Till then, take care, stay connected, stay home. Thank you very much.